बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद आज सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री सिंध बोर्ड की बुक में जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम हम सबको पता है, हाइड्रोजन। ठीक है। अब उस चैप्टर से रिलेटेड आज जो टॉपिक आपको पढ़ाना है ना, वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी बड़े पैमाने पे तजारती तौर पे हाइड्रोजन गैस को कैसे इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। पूरे लेक्चर में आप मेरी आवाज को गौर से सुनते रहिएगा और मेरे इस राइट पॉइंटर को देखते रहिएगा, तुमको इंशाल्लाह सारी बात समझ में आ जाएगी। टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है। किसी भी आइटम को गैस शो करने के लिए उसके नीचे टू लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगाया, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई H2, ऑक्सीजन गैस हो गई O2, नाइट्रोजन गैस हो गई N2। अच्छा, दो तरह की प्रिपरेशन होती है हर चीज की। एक होती है लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब में बनाना। एक होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में बनाना। अगर मुझे कोई चीज स्मॉल स्केल पे बनानी है, छोटे पैमाने पे बनानी है, कम मिकदार में बनानी है, तो मैं उसको लैब में प्रिपेयर करूंगा। और कोई मुझे चीज अगर लार्ज स्केल पे बनानी है, बड़े पैमाने पे बनानी है, तो मैं उसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर करूंगा, इंडस्ट्री में बनाऊंगा, वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाएगी। तो आज हाइड्रोजन को ना बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे बनाना है इंडस्ट्री में, जब भी मैं इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ते हैं। और हमारी बुक में ना हाइड्रोजन को इंडस्ट्री में बनाने के लिए 6 मेथड डिस्कस किए हैं। तो 6 मेथड पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़े आसान से। अब वो 6 मेथड क्या क्या होते हैं उनको जानने से पहले एक चीज याद रखना बच्चों, जो कि तुम छोटी क्लासेस से सुनते हुए आ रहे हो, अब तो सेकेंडरी में आ चुके हो, कि जब भी कोई चीज जलती है ना, यानी बर्न होती है या कंबस्ट होती है, तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करती है। ये बात हम सब जानते हैं। एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है, बाकी 1% अदर गैसेज होती हैं, जिसमें से 0.09% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाकी दूसरी गैसेज होती हैं। तो कोई चीज जलती है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाती है। हवा में बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन कोई चीज जल रही है अगर, तो वो हवा में सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। जलने का मतलब कंबस्ट होना या बर्न होना एक ही बात है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं कागज को जला रहा हूँ, तो कागज के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है ना, वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब कागज किसका बनता है? दरख्त की लकड़ी का बनता है। दरख्त की लकड़ी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट कार्बन मौजूद है, तो दरख्त की लकड़ी से जो भी चीज बनेगी उसके अंदर भी कार्बन मौजूद होगा। अब दरख्त की लकड़ी से कुर्सी बनी, कुर्सी के अंदर कार्बन मौजूद है। दरख्त की लकड़ी से पेपर बना, पेपर के अंदर कार्बन मौजूद है। तो कागज के जलने का मतलब कागज के अंदर मौजूद कार्बन जल रहा है, और कार्बन जल रहा है मतलब कार्बन हवा में किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। जब कार्बन कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड क्वांटिटी में होगी, बहुत कम मिकदार में होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में, ज्यादा मिकदार में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है सर। तो मुझे यहाँ से एक बात याद रखनी है कि जिस केमिकल रिएक्शन में मुझे कार्बन और ऑक्सीजन दिख जाए, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इन दोनों को मिला दूंगा। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो मेरा रिएक्शन करना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। अच्छा, आपने बताया सर जब कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये लिमिटेड ऑक्सीजन और एक्सेस ऑक्सीजन से क्या मुराद है, इसको समझो। अगर मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए किसी चीज को जलाता हूँ ना, वो जल के हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी, और इस वक्त हवा में ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है, मतलब जितनी मिकदार चाहिए ऑक्सीजन की वो मौजूद है, तभी तो हम सुकून से सांस ले सकते हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं एक कमरे में पैक हो जाऊं, अपने आप को पैक कर दूं, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दूं, और जहां जहां थोड़ी थोड़ी भी ओपनिंग्स मौजूद हैं उनको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बिल्कुल सील्ड कर दूं, और कुछ देर के लिए वहां बैठ जाऊं, तो थोड़ी देर बाद उस कमरे में हवा की कमी होने लगेगी। वो कमरा आहिस्ता आहिस्ता वैक्यूम की तरफ जाने लगेगा। हवा की कमी होने का मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, मैं समझ जाऊंगा कि ऑक्सीजन की जो एक्सेस क्वांटिटी मेरी एयर में मौजूद थी, जिससे मुझे सुकून से सांस लेने में आसानी होती थी, अब वो कम होती जा रही है। अब लिमिट होती जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट होती जा रही है। अब उस कमरे में अगर मैं कागज को जलाता हूँ या किसी भी चीज को जलाता हूँ, तो वो चीज जल के रिएक्शन तो करेगी हवा में मौजूद ऑक्सीजन से, क्योंकि वैक्यूम अभी हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन क्योंकि अब मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो ऑक्सीजन अब लिमिटेड अमाउंट में, तो अब जब वो चीज जलेगी ना, कार्बन मिसाल के तौर पर अगर कागज जल रहा है,
तो कागज का कार्बन हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो उस वक्त ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में, और फिर जल के बनने वाली गैस जो धुआं निकलेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला धुआं होगा। जैसे इसकी मिसाल और है कि फ्यूल टैंक में जो फ्यूल डला हुआ होता है, पेट्रोल डला हुआ होता है, हम किक मारते हैं या गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वो इग्नाइट होना शुरू होता है, कंबस्ट होना शुरू होता है, जलना शुरू होता है। तो वो जलता है तो फिर इंजन को धक्का देता है, इंजन के पिस्टन्स को मूव कराता है, गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू होती है। तो एक बच्चे ने मेरी बात सुनी और बेवकूफ ने बेवकूफ़ी कर दी कि सर ने बताई थी ये बात कि पेट्रोल तो अंदर जाके जलता है, कंबस्ट होता है, मैं एक काम करता हूँ ना, पेट्रोल को बाहर से ही जला के भेज देता हूँ। मतलब फ्यूल टैंक में पेट्रोल डालता हूँ और माचिस ऊपर से जला देता हूँ, क्योंकि अंदर भी तो पेट्रोल को जाके जलना ही है। अब दोनों जलने में फर्क है। फ्यूल टैंक जब फ्यूल जलता है ना, कंबस्ट होता है, तो उसका उसके अंदर कार्बन हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ये बात तो सर आपने बता दी कि जब भी कोई चीज जलती है, कंबस्ट होती है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। अब फ्यूल जब कंबस्ट होगा तो फ्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट ज्यादा मिकदार में है, वो भी हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। और फ्यूल में सबसे ज्यादा मिकदार में मौजूद एलिमेंट कौन होता है? कार्बन। वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है सर। लेकिन अगर मैं फ्यूल को ऐसे ही यानी खुली फिजा में जला दूं, तो खुली फिजा में जलाने का मतलब ये है कि इस वक्त ऑक्सीजन बहुत एक्सेस अमाउंट में था, तो जलने के बाद उसके अंदर जो कार्बन है वो हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार ठीक ठाक थी, एक्सेस अमाउंट में थी, मैंने खुली फिजा में इसको जलाया है। तो बनने वाली गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एक विगोरस रिएक्शन होगा, धमाके के साथ बनेगी, आग लग जाएगी। यही काम अगर फ्यूल टैंक में होता है, फ्यूल टैंक बिल्कुल पैक होता है, सील्ड टाइटली पैक। जो चीज सील्ड है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो वहां एयर होगी तो, लेकिन बहुत कम होगी। और एयर के बहुत कम होने का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में। अब जब पेट्रोल फ्यूल टैंक में जलता है ना, कंबस्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल रिएक्शन तो कर रहा है ऑक्सीजन से, मतलब पेट्रोल के अंदर कार्बन रिएक्शन तो कर रहा है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है। तो अब पेट्रोल के कंबस्ट होने से जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। जब भी वो साइलेंसर के जरिए जो धुआं निकलता है ना, वो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो कि एक जहरीली गैस है। अच्छा, है तो वो जहरीली, तो अल्लाह ने हमारे लिए क्या आसानी करी कि वो बाहर निकलते ही हवा में जो ऑक्सीजन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त इनहेल कर लेते हैं। अब वो हमारी गलती है, हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, इसीलिए इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो बात समझ में आई कि जब कोई चीज जलेगी हवा में किससे रिएक्शन करेगी? ऑक्सीजन से। और अगर कागज जल रहा है या कोई ऐसी चीज जल रही है जिसके अंदर कार्बन ज्यादा मिकदार में मौजूद है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। और खुली फिजा में जला रहे हो, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में, बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और बंद कमरे में किसी तंग जगह पे जला रहे हो, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी, बनने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस होगी। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। बस जिस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन को देखो, बिल्कुल देर नहीं करना, फौरन इनको मिला देना, मिक्स कर देना, और इनके मिलने से कोई भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड। सर हमें कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में? फिलहाल इस टॉपिक में तुमको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन कहाँ लिमिटेड अमाउंट में, कहाँ एक्सेस अमाउंट में। एक ऑक्सीजन होगा तो लिमिटेड अमाउंट में होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। दो ऑक्सीजन होंगे तो एक्सेस अमाउंट में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। फिलहाल इस टॉपिक में ये आसानी है तुम्हारे लिए। अच्छा जी। अब इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को बनाने का सबसे पहला मेथड बाय स्टीम कोल प्रोसेस। ठीक है सर। इस प्रोसेस का नाम पढ़ो। सर इस प्रोसेस का नाम है बाय स्टीम कोल प्रोसेस। इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी इस प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए दो चीजें मुझे चाहिए, एक स्टीम, दूसरा कोल, है ना। कोल, कोल का मतलब क्या होता है सर? कोयला होता है। तो क्या मतलब यहाँ पे मैं कोयला लिखूं, काफा को हमजा लाम लिफला कोयला? नहीं सर, कोयले का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा, कोयले का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोयला मिलावटी चीज है। कोयला एक मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने छुपा के रखी हुई है। तो जो चीज मिक्सचर होती है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। हाँ अलबत्ता कोल के अंदर, कोयले के अंदर वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि जलने जलने में भी वही रिएक्शन करता है, वो कार्बन है। कार्बन के नीचे मैंने कोल लिख दिया। जब कोई तुमसे पूछे ना क्या कोल का फॉर्मूला कार्बन है, बोलो नहीं नहीं नहीं। कोयले के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कार्बन है, और जलने में भी ये कार्बन हिस्सा लेता है। जब कोयले को जलाओ ना, तो जलने में ये कार्बन हिस्सा लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोल का सिंबल सी लिखा है। ठीक है सर। दूसरी क्या चीज चाहिए? स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप। तो क्या यहाँ पे भाप लिख दूं? नहीं नहीं सर, स्टीम का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा। अब भाप बनती कैसे, स्टीम कैसे क्रिएट होता है, वो सुनो। मैं एक पतीली में पानी को हीट कर रहा हूँ, उससे भाप निकल रही है ना। पानी
फॉर्मूला क्या होगा, H2O, जो कि मैटर की लिक्विड स्टेट है। जब उसको हीट करूंगा वो सारा पानी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, जो कि स्टीम कहलाती है, जिसको तुम भाप बोलते हो। तो फॉर्मूला वही है, H2O। पहले लिक्विड स्टेट में है तो उसी H2O को तुम पानी बोल रहे हो। जब वो H2O वेपर्स स्टेट में, गैसियस स्टेट में चला गया, तो उसी H2O को तुम स्टीम बोल रहे हो। तो स्टीम का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन गैसियस स्टेट में। तो जब कभी तुम्हें वाटर का फॉर्मूला लिखना हो ना, H2O लिख के नीचे L लगा दो, लिक्विड स्टेट, तो वाटर हो जाएगा। और H2O अगर गैसियस स्टेट में, वेपराइज स्टेट में, जैसे मतलब वो स्टीम है, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। ठीक है सर। अब रिएक्शन कैसे हो, बड़ा आसान तरीका है। मैंने बताया ना, जिस केमिकल रिएक्शन में तुम्हें कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए, बिल्कुल देर नहीं करना, इनको मिला देना आपस में। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो दो में से एक प्रोडक्ट बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या तो कार्बन डाइऑक्साइड। तुम मुझे बताओ कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन मिल रहा है। सर एक ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है सर। कार्बन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाँ, H2 मत बोलना। अभी तो दो H बचे हैं तो अच्छा लग रहा है H2, कल को चार H बच जाएंगे तो क्या H4 बोलोगे? नहीं नहीं सर। हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है, इसलिए जब भी कभी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन बच जाएगा, वहां H2 लिखूंगा। ठीक है सर। मुझे इन दोनों को अलग अलग शो करना है, अलग अलग शो कर दिया, दोनों गैसेस बन गई। एक बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दूसरी बनी हाइड्रोजन गैस। ठीक है सर। सर आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, टॉपिक का नाम था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी इंडस्ट्री में मुझे हाइड्रोजन गैस बनानी है। इस वाले मेथड से भी हाइड्रोजन गैस बनानी थी हाइड्रोजन गैस बन गई दो गैसेस। तो क्या हुआ सर? अब सुनो मेरी बात। हवा की जरा बात करते हैं। हवा, एयर। एयर जो है ना, गैसेस का मिक्सचर है, इसलिए एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 28.56 AMU होता है। समझ आई मेरी बात? देखो ये बात तो मैंने तुमको पहले बताई थी कि मिक्सचर है ना, मिक्सचर का कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, जो कि तुम क्लास 9 में सीख, और छोटी क्लासेस में तो और सीख के आते हैं साइंस के सब्जेक्ट में, कि हवा का एवरेज मॉलिक्यूलर मास 28.56 AMU होता है। ठीक है। यस सर। अब बाय स्टीम कोल वाले प्रोसेस से, पहले मेथड से दो गैसेस बनी है। पहली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, अभी निकाल लेते हैं सर, क्लास 9 से देखते हुए आ रहे हैं। कार्बन एटम है, इसका एटॉमिक मास 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। 12 प्लस 16 कितना हुआ? 28। अब बताओ भाई प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, ये हवा के मुकाबले में भारी है या हल्की? सर थोड़ी बहुत हल्की है, 28.56 हवा का है, उसका 28 है। हल्की तो है ना, थोड़ी बहुत क्यों ना सही। अब क्योंकि ये हल्की है इसलिए ऊपर की तरफ जाएगी। देखो ना, जब हम बलून में मुंह से हवा भरते हैं तो वो बलून नीचे ही रहता है, उसको ऊपर फेंको फिर नीचे आगे गिर जाएगा, बदतमीज। क्योंकि उसके अंदर हमने मुंह से जो हवा भरी है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई है, वाटर वेपर्स गए हैं, ये सब हवा से भारी होते हैं, इसलिए वो बलून नीचे रहता है। लेकिन एक मखसूस बलून होता है, वो अंकल सिलेंडर लेकर आते हैं, उसमें हवा भरते हैं और उसको देते हैं, वो बलून ऊपर ही रहता है, उस बेचारे को पकड़ के नीचे वो फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर भरी होती है हीलियम गैस, जो कि हवा से बहुत हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर रहती है। तो इससे एक बात तय हो गई कि जो चीज हवा से हल्की होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, जो चीज हवा से भारी होगी वो नीचे की तरफ आएगी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास तुमने मुझे बताया 28 AMU, जो कि हवा से बहुत मतलब हवा से हल्का है। तो क्योंकि हवा से हल्की है इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है सर। जरा H2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। सर H का एटॉमिक मास 1 होता है, तो H का 2 होगा, तो 2, इसका मॉलिक्यूलर मास 2 आ गया। तो ये भी हवा से बहुत हल्की है, जाहिर सी बात है हवा से काफी हल्की है। अब देखो, इस रिएक्शन में दो गैसेस बनी है, दोनों हवा से हल्की हैं, इसलिए दोनों ऊपर की तरफ जाएंगी। अब जब दोनों ऊपर की तरफ निकलेंगी बाहर, तो आपस में मिक्स हो जाएंगी। जाहिर है गैसेस को कोई मिलने से थोड़ी रुक सकता है। मैंने एक कमरे में एक तरफ बॉडी रूम स्प्रे किया, दूसरी तरफ दूसरा रूम स्प्रे किया। जब दोनों की गैसेस ऊपर हवा में उड़ेंगी तो क्या अलग अलग रहेंगी? नहीं नहीं सर, गैसेस को मिलने से कौन रोक सकता है, फैलेंगी और आपस में मिक्स हो जाएंगी। यही काम यहाँ पे भी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, दोनों दोनों हवा से हल्की ऊपर की तरफ जाएंगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ बाहर निकलेंगी, उड़ेंगी, खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगी, इनका मिक्सचर बन जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को मखसूस नाम दिया जाता है, वाटर गैस। वो तो नाम दे दिया, इसलिए पेपर में जब कभी वाटर गैस की डेफिनेशन आए ना, तुम लिख देना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, मेरे राइट पॉइंटर को देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है सर, ये दो चीजों का मिक्सचर है। खैर बहरहाल, मुझे इस वाले प्रोसेस से सिर्फ बनानी कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन बन गया एक मिक्सचर, दो गैसेस का मिक्स हो गई। इस मिक्सर में हाइड्रोजन तो छुपी हुई है। मेरा दिल कर रहा है इस मिक्सर से किसी तरह हाइड्रोजन को निकाल लूं, क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम ही यही है, हाइड्रोजन को बनाना है। लेकिन अब एक, दो गैसेस जो आपस में मिक्स हुई हुई हैं, जरा सोचो तो, दो गैसेस जो आपस में मिक्स हो चुकी हैं,
उन मिक्सचर को अलग कैसे करूं, उसके अंदर से कैसे हाइड्रोजन गैस को बाहर खींच के निकालूं। गैस है ना, कैसे बाहर निकलेगी। सोचो, इमेजिन तो करो, दो गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। हवा में कितनी सारी गैसेस मिक्स हुई हुई हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या तुम हवा में से गैसेस को ऐसे पकड़ के अलग कर सकते हो खींच के। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। ऐसा करना होता तो हर कोई कर लेता। जब इस तरह तुम हवा में से गैसेस के मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, तो मैं इस गैस के मिक्सचर को भी अलग नहीं कर सकता। गैस का मिक्सचर कोई भी हो, चाहे हवा में हो चाहे कहीं भी हो। अगर वो गैसेस का मिक्सचर है, गैसेस आपस में मिक्स हुई हुई है, तो उनको इस तरह आसानी से अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें सर, फिर आपने मेथड पढ़ाया क्यों। टॉपिक का नाम था इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को बनाना है। इस वाले मेथड से तो बननी थी हाइड्रोजन गैस, बन गई वाटर गैस, जो कि एक दो गैसेस का मिक्सचर है। तो कैसे बनेगी हाइड्रोजन गैस, हाँ बेफिक्र रहो। अब इस मिक्सचर से मैं हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करूंगा। कैसे करूंगा, जब करूंगा तो तुमको दिखाऊंगा, बहरहाल करूंगा जरूर। ठीक है सर। अब सुनो, मेरी बात और से सुनना बच्चों। वर्डिंग्स क्या लिखे। ये ना हमारी सेकेंडरी केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन करने का स्टार्ट हो गया। हमारी सेकेंडरी केमिस्ट्री में 11 चैप्टर हैं, जिसमें से बुक कहती है 5 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, 6 चैप्टर ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं ना भाई, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सब के सब केमिकल इक्वेशन में बेस करते हैं। जिस बच्चे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करना आ गया, बस समझ लो वो चीता हो गया। वो वर्डिंग वगैरह सब कुछ खुद लिख सकता है। बेवकूफ आदमी जो वर्डिंग को रट्टा लगाए। वर्डिंग वगैरह खुद लिखी जाती है। कैसे लिखें, अब वर्डिंग लिखने का तरीका सुनो, देखो। कोयला है ना, कोयला। कोयला मैटर की कौन सी स्टेट होती है सर, सॉलिड स्टेट होती है। इस रिएक्शन में दो चीजें हैं, एक सॉलिड स्टेट और एक गैसियस स्टेट, है ना भाई। सॉलिड स्टेट में कौन था, कोयला। और गैसियस स्टेट में कौन था, स्टीम। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एक गैस हो और दूसरा सॉलिड, तो याद रखो हमेशा गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारा जाता है, पास किया जाता है। ठीक है सर, याद रहेगी ये बात। अब जब मैं स्टीम को, भाप को, धुएं को कोयले के ऊपर से ऐसे गुजारता रहूंगा, तो कोयले को कोई असर नहीं पड़ेगा। कोयला बोलेगा ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतना खतरनाक कोयला। उस कोयले की बात नहीं हो रही है जिससे तुम बारबेक्यू करते हो। वो तो वुड चारकोल है, कोयले की थर्ड क्लास शक्ल। मैं ये वो कोयला इस्तेमाल किया गया है जो कि कोयले की नंबर 1 फॉर्म है, एंथ्रासाइट जिसको बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही कोयले के ऊपर से स्टीम को गुजारता रहूंगा ना, कोयले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मुझे कोयले को सुर्ख करना पड़ेगा, लाल सुर्ख, रेड हॉट गर्म करना पड़ेगा, जो कि 1000 डिग्री पे होता है। जब मैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे इस एंथ्रासाइड नामी कोयले को हीट करूंगा, तो ये रेड हॉट गर्म खोलता हुआ कोयला हो जाएगा। अब जब मैं इस रेड हॉट गर्म खोलते हुए कोयले के ऊपर से स्टीम को पास करवाऊंगा, गुजारूंगा, तब जाके मुझे वाटर गैस मिलेगी। तो वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए, अब मेरे राइट पॉइंटर को देखना, अब मेरी आवाज सुनना। When steam is passed over red hot coal, it produces a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas, which is called water gas. रट्टा नहीं है भाई, जो दिख रहा है वो तुमको समझा रहा हूं। मैंने पहले भी थोड़ी देर बाद बता दी कि जिस केमिकल रिएक्शन में गैस और सॉलिड मौजूद हो, तो गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारा जाता है। तो मैंने स्टीम को सॉलिड के ऊपर से गुजारा, लेकिन ये रेड हॉट सॉलिड था। तो क्या लिखा, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोल, इट प्रोड्यूसेस, क्या बना रहा है, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बना रहा है, विच इज कॉल्ड वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है सर, ये बात तो हो गई अलहमदिल्ला। अब देखो, वर्डिंग्स पढ़ लो जरा जल्दी से। जो मैंने कही वही यहाँ पे मैंने लिख दी। तो ये तो मैंने लिख दिया, तुम रट्टा लगाना मत। तुम ये सुनने के बाद ना, यहाँ तक लेक्चर को पॉज करना, और खुद से इस मेथड को अपने पास कॉपी में लिखना वर्डिंग के साथ, तुम्हें देखना आ जाएगा इंशाल्लाह। बस रिएक्शन करने का अभी फिलहाल ये तरीका याद रखो कि जिस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे, इनको आपस में मिक्स कर देना, मिला देना। या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, अच्छा जी। प्यारे बच्चों, जिस मेथड से बनानी थी हाइड्रोजन गैस, वहां से बन गई वाटर गैस। अब वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पहले जरा एक मेथड और देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पे भी ऐसी कोई गड़बड़ हो जाए। दूसरे मेथड का नाम क्या है, बाय स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। दो चीजें हैं इसमें, एक स्टीम, दूसरा हाइड्रोकार्बन। स्टीम तो मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, H2O गैस की फॉर्म में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे तमाम कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाए, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इसकी तफसील तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, वहां मैं क्या तुम मुझे पढ़ा रहे होगे फिर इंशाल्लाह। कितने हाइड्रोकार्बन होते हैं, किसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल सबसे मशहूर हाइड्रोकार्बन ले लेता हूँ। लेकिन हाइड्रोकार्बन याद रखना वो क्या होता है, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ठीक है सर, ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है सर, और ये वो मशहूर हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम मीथेन है। ये मीथेन हमारी नेचुरल गैस में जो घर में आ रही होती है, सुई गैस, उसमें 94% मीथेन होता है तकरीबन, 94%। ठीक है सर,
मीथेन तो आ गया। दूसरी क्या चीज चाहिए? स्टीम। स्टीम का फॉर्मूला क्या था? H2O गैस की फॉर्म में स्टीम होती है। दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। प्रोडक्ट तुम जानते हो, मैंने बताया था जिस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद होंगे दोनों को मिला देना। बताओ, जब यहाँ एक कार्बन एक ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है सर। कार्बन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन के साथ, बचा क्या? मैंने पीछे बताया था। कुल मिला के सर 2 और 4 हाइड्रोजन बचे हैं। तुम H6 नहीं लिखोगे, H2 ही लिखोगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होता है। समझ आ रही मेरी बात? देखते रहना, बाद में इसको इक्वेशन को बैलेंस करा देंगे, वो मसला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन से भी मुझे सिर्फ कौन सी गैस चाहिए थी? हाइड्रोजन गैस। लेकिन किसका मिक्सचर मिल गया? सर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बना है, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। तो भाई इस वाले मेथड से भी वाटर गैस मिल गई। तो अब वाटर गैस में से कैसे सेपरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस को, वो देखेंगे। पहले जरा इक्वेशन बैलेंस करा दो। एरो के उल्टे हाथ पे एक कार्बन, एरो के सीधे हाथ पे एक कार्बन, एरो के उल्टे हाथ पे एक ऑक्सीजन, एरो के सीधे हाथ पे एक ऑक्सीजन, दोनों बैलेंस है। एरो के उल्टे हाथ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन जमा 2 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। सर यहाँ 3 लगा दें, 3 to the 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। डन सर। अच्छा, अब वर्डिंग्स क्या होनी चाहिए? सुनो, मैंने पीछे वाले रिएक्शन में तुमको बताई थी एक बात, कि जिस केमिकल रिएक्शन में गैस और सॉलिड मौजूद होंगे तो गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारना पड़ता है। लेकिन जिस केमिकल रिएक्शन में, सामने देखना, दोनों ही गैसेस मौजूद हैं, स्टीम भी गैस की स्टेट में है, मीथेन तो है ही गैस। जब दो गैसेस मौजूद है तो दो गैसेस के मिक्सचर को हीट किया जाता है। मैंने इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को हीट करा है। कितने डिग्री पे? 900 डिग्री सेल्सियस पे। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में, जो कि यहाँ पे कैटलिस्ट का काम दे रहे हैं। तो जाके मुझे वाटर गैस मिल गई। हालांकि बनानी थी सिर्फ हाइड्रोजन गैस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मिल गया, जिसको हम वाटर गैस बोलते हैं। अब सुनो बच्चों, कैटलिस्ट के बारे में तुम क्लास फर्स्ट से जानते भी आ रहे हो। दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक वो जो स्लो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिव एक्टिवेटर, या पॉजिटिव कैटलिस्ट, या फिर एक्सेलरेटर भी कहते हैं उनको। और दूसरे वो कैटलिस्ट जो बहुत अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को, बेकाबू रिएक्शन को, जो बहुत तेजी से चल रहे हैं, काबू में नहीं आ रहे हैं, उन रिएक्शन को काबू में ले आते हैं, उन रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, बोलते हैं रुक जाओ, पीछे की तरफ चले जाओ। तो ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर दें, उनके रेट को मतलब स्पीड को कम कर दें, जो कि बहुत अनकंट्रोल्ड हो गए थे, वो कैटलिस्ट कहलाते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर। ठीक है, सही है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। यहाँ जो आपने निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है सर, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है या नेगेटिव कैटलिस्ट? तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने निकल के साथ टेम्परेचर जो इस्तेमाल किया 900, ये माइनस में इस्तेमाल किया या प्लस में? सर 900 डिग्री सेल्सियस तो आपने प्लस में इस्तेमाल किया। तो बस याद रखो, अगर टेम्परेचर प्लस में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके साथ जो कैटलिस्ट है वो भी प्लस वाला कैटलिस्ट है, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। क्योंकि ये बात तो हमें पता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलूं या एक्सिलरेटर बोलूं या एक्टिवेटर बोलूं, ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, स्लो रिएक्शन को तेज करता है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जिसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं, वो तेज रिएक्शन की स्पीड को, जो अनकंट्रोल रिएक्शन होता है उनको स्लो कर देता है। ठीक है सर, तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई, यहाँ दिख भी गई कि यहाँ जो है ना, ये रिएक्शन के साथ जो न्यूक्लियर कैटलिस्ट है उसमें 900 डिग्री सेल्सियस प्लस में दिया हुआ है। तो क्योंकि इस बार कैटलिस्ट के साथ टेम्परेचर प्लस में, इसलिए कैटलिस्ट भी पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, एक्टिवेटर के तौर पे बिहेव कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। इस रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो होगी। डन सर, यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा जी, मैंने नेचुरल गैस क्यों लिखा? क्योंकि मीथेन में 94% सब, आई एम सॉरी, नेचुरल गैस में 94% मीथेन मौजूद होती है, 94% मीथेन गैस पाई जाती है हमारी नेचुरल गैस में। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे सुनो जरा। दो मेथड हमने पढ़ लिए इंडस्ट्री में हाइड्रोजन गैस को बनाने के, लेकिन अब तक हाइड्रोजन गैस बनी नहीं, वाटर गैस बनी, दो गैसेस का मिक्सचर बना। अब इन गैसेस के मिक्सचर को अलग कैसे किया जाए? इसके लिए सबसे पहला मेथड, जो कि एक फिजिकल मेथड है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे इसमें, ये लिक्विफेक्शन है। लिक्विफेक्शन, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है? गैस को माइनस टेम्परेचर में ठंडा करके लिक्विड बना देना, ये लिक्विफिकेशन कहलाता है। देखो ये बात तो हम सब जानते हैं, मैटर की कॉमन स्टेट्स 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉलिड को हीट प्रोवाइड करोगे, गर्म करोगे, तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड को हीट प्रोवाइड करोगे, गर्म करोगे, तो गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब सॉलिड को गर्म करोगे तो आगे बढ़ेगा लिक्विड, लिक्विड को गर्म करोगे तो आगे बढ़ेगा गैस। गर्म करने से मैटर की स्टेट में तुम आगे की तरफ जा सकते हो। अगर मुझे गैस से पीछे की तरफ आना है, यानी मैटर की स्टेट में पीछे की तरफ आना, तो क्या करना पड़ेगा? सर आप आगे की तरफ जा रहे हैं गर्म करके, तो पीछे की तरफ कैसे आएंगे? ठंडा करके। अब जब तुम गैस को ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी।
और गैस को माइनस डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, ये लिक्विफिकेशन कहलाता है। और लिक्विड को ठंडा करोगे सॉलिड बन जाएगा। हम पानी को ठंडा करते हैं ना, बर्फ बन जाती है। अब तुम गैस को कैसे ठंडा करोगे, इसकी मिसाल बड़ी अच्छी है। बलून में हवा भरो और उसको टाइट पैक करके धागे से बांध के फ्रीजर में रख दो। अगले दिन देखना, ठीक 24 घंटे बाद तुम्हें ऐसा लगेगा बलून फुस हो गया, हवा निकल गई है। ना, हवा नहीं निकली है। उसके अंदर जो हवा मौजूद थी ना, जो एयर मौजूद थी, जो गैसेस मौजूद थी, वो माइनस टेम्परेचर में ठंडी होने की वजह से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। जब तो बलून कम हो गया। उसके अंदर तुम देखना बलून में पानी भरा हुआ होगा, तो पानी कहाँ से आया, वही गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो किसी भी गैस को माइनस डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा करके लिक्विड बना देना, किसी भी गैस को, ये कहलाता है लिक्विफिकेशन। अब यहाँ वाटर गैस मौजूद है जो कि दो गैसेस का मिक्सचर है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी हाइड्रोजन गैस। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस वाटर गैस में जो दो गैसेस हैं, मुझे इसमें किस गैस से मतलब है? मतलब मैं इंडस्ट्री में इनमें से कौन सी गैस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ? सर हाइड्रोजन गैस की कर रहे हैं। तो मुझे तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से मुझे कोई मतलब नहीं है, रहे ना रहे जाए, बस मेरी जान छोड़ दे। मुझे अपने पास से हाइड्रोजन निकाल के दे दे, अलग करके दे दे। तो कैसे अलग करें? अब वाटर गैस की लिक्विफिकेशन करूंगा। सर मतलब क्या? तुम देखो, दो गैसेस है ना, मिक्स हुई हुई है, इनको अलग करना मुश्किल ही इसलिए है क्योंकि दोनों गैसियस स्टेट में हैं। अगर दोनों में से किसी एक को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो, ठंडा करके। हाँ सर, गैस को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करना लिक्विफिकेशन कहलाता है। आप दोनों में से किसी एक को लिक्विड बना दें तो वो बह के अलग हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहना। और गैस हवा में रहती है, दोनों अलग स्टेट हो जाएंगी ना। ये मिक्स इसलिए हुई है क्योंकि दोनों एक ही स्टेट में, गैसियस स्टेट में। अगर दोनों में से किसी एक को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं तो अलग हो जाएंगी, एक दूसरे का पीछा छोड़ देंगी। अब किसको कन्वर्ट करूं? हाइड्रोजन को तो कर नहीं सकते, बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में चाहिए, इसी की तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यही तो मेरा मकसद है। कार्बन मोनोऑक्साइड से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। इसको अगर मैं लिक्विड बना देता हूँ ना, तो ये बह के खुद ब खुद अलग हो जाएगी। और ये इसका लिक्विफिकेशन पॉइंट क्या होता है, -156 डिग्री सेल्सियस। तुमको ऐसे ही बता दिया। हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन पॉइंट -252 डिग्री सेल्सियस होता है। तुम जानते हो पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जहाँ पे कोई चीज काम करना शुरू करे। फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहां वो पिघलना शुरू हो। और लिक्विफिकेशन पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विफाई होना शुरू हो, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस -150 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई होना, लिक्विड बनना शुरू होगी। और -200 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब गालिबन -200 डिग्री सेल्सियस तक तकरीबन सारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जाहिर है हाइड्रोजन गैस का पीछे छोड़ देगी, उससे अलग हो जाएगी, बह के अलग हो जाएगी। ठीक है सर। अब सुनो, 99, अब यहाँ देखना बच्चों, 99% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ठंडी होने से लिक्विड में कन्वर्ट हुई और हाइड्रोजन सेपरेट होकर अलग हो गई। 1% अभी भी बच गई है। जो थोड़ी बहुत बच जाती हैं चीजें, बची हुई चीजें, उनको हम बोलते हैं ट्रेसेस। तो 1% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ट्रेसेस बच गए, ये वो बात है जो तो बुक तुम्हारी कह रही है, बुक के मुताबिक तुमको बता रहा हूँ। तो अब इस बचे हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हाइड्रोजन से कैसे अलग करें? इसका आसान तरीका, इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ट्रेसेस पे ना, ट्रेसेस मतलब 1%, 2% रह जाना, ये तो 1% रह गई है। इस पे मैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करूंगा, मतलब इसमें मैं शावर करूंगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम सब जानते हैं, तो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको पानी में घोल दूंगा, पानी में इसका एक्वा सॉल्यूशन बना लूंगा। ये बात हम सब जानते हैं, जब तक किसी चीज को पानी में घोल दो तो वो पानी, तो वो उसका एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोल दूंगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बना लूंगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा, तो उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन का मैं स्प्रे करूंगा, शावर करूंगा। किसके ऊपर शावर करूंगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के ऊपर। जैसे ही करूंगा ना, ये एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? देखो, एच, एच, सी, सी, मेरे राइट पॉइंटर को देखते रहा करो, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक सोडियम, एक सोडियम, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बस ये एक एडिशन रिएक्शन हो गया। इस एडिशन रिएक्शन की वजह से जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में बची थी, 1% जो बची थी, अब वो इस सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, जो कि एक लिक्विड स्टेट है। अब किसी में भी कन्वर्ट हो, लिक्विड स्टेट तो बन गई ना। और जैसे ही लिक्विड बन गया, वो बह के अलग हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? अरे बड़ी आसान सी बात है यार, वाटर गैस का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सर। मैंने इस वाटर गैस को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, -156 पे
कार्बन मोनोऑक्साइड पिघलना शुरू हुई, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुई, और -200 तक सारी गैस 99% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। बची 1%, तो उसमें मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन का स्प्रे किया, तो सोडियम फॉर्मेट बन गया, जो कि लिक्विड स्टेट होती है। तो 1% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि गैसीय स्टेट में बच गई थी, वो लिक्विड स्टेट में अलग हो गई, बह गई। लेकिन लिक्विड स्टेट कौन सी बनी इसकी? सोडियम फॉर्मेट। कुछ भी बने, मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस की शक्ल में अभी भी हाइड्रोजन के साथ चिपकी हुई थी, उसको लिक्विड बनाना था। अब वो जिस शक्ल में बन जाए, वो इस शक्ल में लिक्विड बनी और बह के अलग हो गई। मुझे प्योर वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस सेपरेट होकर मिल गई। किस मेथड से? लिक्विफिकेशन मेथड से। प्यारे बच्चों, उम्मीद है तुमको ये बात समझ में आई होगी। जरा इसकी वर्डिंग्स पढ़ लो, तुम्हें इंशाल्लाह पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है तुमको ये वर्डिंग समझ में आई होगी। वाटर गैस को मैंने -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। उस टेम्परेचर पे 99% कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो गई और हाइड्रोजन से सेपरेट हो गई। 1% कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस बच गए। उसको सेपरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का शावर किया कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर, और वो सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, जो कि लिक्विड स्टेट है, और बह के अलग हो गई। ठीक है सर। अब एक इंडस्ट्री ऐसी है जहां वाटर गैस तो बनी, लेकिन वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट करने के लिए उनके पास चिलर मौजूद नहीं है। चिलर मतलब ठंडा करने वाली मशीन, वो है ही नहीं। तो अब क्या करें? वो लिक्विफिकेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो वो भाई साहब को इस्तेमाल करेंगे। भाई साहब का नाम है बॉश भाई। कि बॉश भाई ने इस चीज का आइडिया दिया और सॉल्यूशन दिया कि भाई अगर तुम्हारी इंडस्ट्री में चिलर मौजूद नहीं है और तुम वाटर गैस को ठंडा करके उसमें से हाइड्रोजन गैस को सेपरेट नहीं कर सकते, तो तुम एक काम करो, वाटर गैस की ऑक्सीडेशन कर दो। और ऑक्सीडेशन का मतलब उस वाटर गैस का रिएक्शन किसके साथ करवा दो? ऑक्सीजन के साथ। कैसे कराएंगे, आइए देखते हैं। अब वाटर गैस की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, मतलब वाटर गैस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहा हूं। डायरेक्टली नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करवाऊंगा तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगे होते हैं। अभी कोविड में देखा था ना, कितने महंगे महंगे सिलेंडर थे। तो अब इस वाटर गैस, अब इंडस्ट्री कोई खोल के बैठा हुआ है वहां, अगर हाइड्रोजन गैस भी बना रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए ना, तो सारा लॉस हो जाएगा। बॉश भाई को तो वो गोली मार देगा, बोलेगा तुमने मेरा लॉस करवा दिया, तुमने बोला वाटर गैस की ऑक्सीडेशन करवाओ, मैंने वाटर गैस को ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवा लिया, वो इतने महंगे पड़े। तो वाटर गैस से हाइड्रोजन सेपरेट तो हो गई, लेकिन इतनी महंगी पड़ी कि वो खरीद ही नहीं रहे। तो मतलब क्यों ऐसा काम कर रहे हो तुम? वाटर गैस को मिक्स कर दो स्टीम के साथ, क्योंकि वाटर गैस गैसियस स्टेट में है और स्टीम भी गैसियस स्टेट में है। हम सब जानते हैं जब गैस और सॉलिड आपस में मौजूद हो तो गैस को सॉलिड के ऊपर से गुजारा जाता है रिएक्शन में। और किसी रिएक्शन में दोनों ही गैसियस स्टेट हो तो दोनों के मिक्सचर को हीट किया जाता है। वो कह रहे हैं इस वाटर गैस के मिक्सचर को ना तुम स्टीम के साथ हीट कर दो। मैंने कहा क्या वाटर गैस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी? बोलने बिल्कुल ऑक्सीडेशन हो जाएगी। वाटर गैस में से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा। कैसे? आइए करके देखते हैं। ठीक है सर। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, और कैटलिस्ट दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लो। या तो फेरस ऑक्साइड कैटलिस्ट को इस्तेमाल कर लो, या मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम मतलब एक एलिमेंट है डी ब्लॉक का, MOLYB, MOLIBDENUM, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। इन दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लो। ठीक है सर। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा, वो तुम जानते हो कैसे रिएक्शन होगा। जिस केमिकल रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। बताओ इसमें कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है सर। कुल मिला के ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो जितने कार्बन थे वो सारे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गए। बचा क्या सर? हाइड्रोजन बचा। और हाइड्रोजन जब भी बचता है डायटोमिक फॉर्म में होता है। इन दोनों को अलग अलग शो करना है, अलग अलग शो कर दिया। बैलेंस करने के लिए बाद में नंबर लगा दूंगा। सर ये तो बुरी बात हो गई। इस वाले मेथड से मुझे वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस सेपरेट करनी थी, तो ये तो फिर दो गैस बन गई। बिल्कुल बेशक दो गैस बनी, लेकिन तुम देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन हो गई, उसने स्टीम के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। तो फायदा क्या हुआ सर? हम तो ये समझ गए, ये बात मानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब इसने स्टीम के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। लेकिन हाइड्रोजन गैस सेपरेट हुई कि नहीं? हो गई। तो हम देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो। सर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व फोर के 44 आ जाएगा। क्लास 9 से निकालते हुए आ रहे हैं। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 होता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 हवा से भारी है, क्योंकि भारी है इसलिए नीचे की तरफ जाएगी। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 हवा से हल्की ऊपर की तरफ जाएगी। दोनों खुद ब खुद सेपरेट हो रही है। एक भारी चीज नीचे की तरफ आ रही है और एक हल्की चीज हवा में ऊपर की तरफ जा रही है, तो खुद ब खुद सेपरेट हो गई। तो मुझे सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई बच्चों मेरी? देखो इस मेथड से फायदा क्या हुआ कि वाटर गैस की ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब वाटर गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड ने हवा स्टीम के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, जो कि भारी गैस है
खुद ब खुद हाइड्रोजन का पीछा छोड़ देगी और हाइड्रोजन हल्की वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। और मैं हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लूंगा अपने पास दूसरे गैस जार में, डिलीवरी ट्यूब के जरिए। वर्डिंग्स पढ़ लो, बैलेंस करने के लिए टू लगा दिया मैंने, वर्डिंग्स पढ़ लो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो ये थे हमारे दो मेथड, एक स्टीम कोल प्रोसेस, एक स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। इन दोनों मेथड से बनानी थी हाइड्रोजन गैस, लेकिन बन गई वाटर गैस, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए, मतलब वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए दो तरीके का अख्तियार किया। एक फिजिकल मेथड था, एक केमिकल मेथड था। फिजिकल मेथड क्या था? ठंडा कर दो कोई। और केमिकल मेथड क्या था कि अगर चिलर मौजूद नहीं है तो बॉश भाई को इस्तेमाल करो, मतलब वाटर गैस की ऑक्सीडेशन करो, मतलब वाटर गैस के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसका रिएक्शन स्टीम के ऑक्सीजन से करवा दो। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।